हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। मैं हूं प्रमोद सा के एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी जेई लेक्चर सीरीज के अंदर। अभी हम फ्लूइड मैकेनिक्स की स्टडी कर रहे हैं और इसके अंदर हमारा ये लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सरफेस टेंशन एंड कैपिलरिटी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। यहाँ पर सरफेस टेंशन क्या होता है, सबसे पहले हम समझेंगे सरफेस टेंशन के बारे में। ठीक है, सरफेस टेंशन क्या होता है। तो देखिए, सरफेस टेंशन की अगर डेफिनेशन से अगर समझते हैं हम, तो डेफिनेशन क्या होती है। सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज द टेंसाइल फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड इन कॉन्टैक्ट विद गैस और ऑन द सरफेस बिटवीन द टू इमिजिबल लिक्विड सच दैट द कॉन्टैक्ट सरफेस बिहेव्स लाइक अ मेम्ब्रेन अंडर टेंशन। तो यहाँ पर दो डेफिनेशंस हैं। एक है ये पहली वाली कि सरफेस टेंशन एक प्रकार का टेंसाइल फोर्स होता है जो कहाँ एक्ट करता है, जब हमारी जो लिक्विड सरफेस होती है वो किसी गैस के कांटेक्ट में आती है। गैस का मतलब क्या है कि अगर कोई एयर है या फिर कोई दूसरी गैस है उसके कांटेक्ट में आती है लिक्विड की सरफेस, तो वहां पर हमारा एक टेंसाइल फोर्स एक्ट करता है। ठीक है, तो ये देखिए, अगर हम यहां से समझें इस तरीके से, ये एक हमने कंटेनर लिया जिसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है। तो इस लिक्विड की ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है ये किसके कांटेक्ट में है, एयर के कांटेक्ट में है। तो यहां पर क्या है, एक फोर्स एक्ट करता है। ये इस तरीके से एक फोर्स एक्ट करता है। तो ये जो फोर्स होता है वो क्या कहलाता है, सरफेस टेंशन कहलाता है। अगर इसकी जो लेंथ है वो सपोज 1 मीटर है, तो यहां पर जो फोर्स लगेगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ मींस फोर्स अपॉन में लेंथ, ये क्या कहलाएगा, हमारा सरफेस टेंशन कहलाएगा। यहाँ पर जो फोर्स एक्ट कर रहा है, कहाँ पर, ये जो फ्री सरफेस है लिक्विड की, वहां पर हमारा ये जो फोर्स एक्ट कर रहा है टेंसाइल फोर्स, वो पर यूनिट लेंथ एक्ट कर रहा है। तो उस ये जो पर यूनिट लेंथ फोर्स एक्ट कर रहा है वो किसके बराबर हो जाता है, सरफेस एनर्जी के बराबर होता है। सरफेस एनर्जी पर यूनिट लेंथ के बराबर मींस, अगर हम यहाँ से देखें फोर्स अपॉन लेंथ, अगर हम लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें डेल्टा एल से और अपॉन में डेल्टा एल, तो यहाँ पर ये जो फोर्स इंटू में डिस्टेंस, लेंथ डिस्टेंस हो गई, तो फोर्स इंटू में डिस्टेंस किसके बराबर हो जाता है, ये हो जाता है हमारा वर्क डन के बराबर। ठीक है, और ये लेंथ इंटू लेंथ क्या हो जाएगा, हमारा एरिया हो जाएगा, सरफेस एरिया। तो ये यहाँ पर क्या हो गई, ये सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। ठीक है, इसको इस तरीके से भी डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब हमारा लिक्विड किसी गैस के कांटेक्ट में आता है तो वहां पर हमारा टेंसाइल फोर्स एक्ट करता है, या फिर कोई सरफेस है जो जहां पर दो लिक्विड्स हमारे मिल रहे हैं, अगर हम ऑयल और वाटर को मिक्स करते हैं तो उन दोनों के बीच में क्या होता है, एक सरफेस बन जाती है। यहाँ पर इस तरीके से एक सरफेस बन जाएगी। यहाँ पर सपोज ये हमारा वाटर है, यहाँ पर वाटर है और यहाँ पर ऑयल है ऊपर, ये ऊपर में क्या है, ऑयल है। तो इन दोनों के बीच में हमारी ये क्या बन गई, एक सरफेस बन गई। तो ये जो सरफेस बनी है वो किसका काम करती है, एक मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। ठीक है, एक थिन फिल्म की तरह काम करती है। तो इस थिन फिल्म या इस मेम्ब्रेन के ऊपर हमारा जो फोर्स है वो एक्ट करेगा, और वो फोर्स कौन सा होगा, हमारा सरफेस टेंशन होगा। ठीक है, अगर हम इसको यहां पर समझते हैं, ये जो डायग्राम है इसके अंदर अगर हम समझते हैं, यहां पर हमने 3 मॉलिक्यूल लेते हैं। एक मॉलिक्यूल हमारा ये ए हो गया, ये ए मॉलिक्यूल हो गया, ये बी है और ये सी है। ठीक है, तो यहां पर जो ए मॉलिक्यूल है वो क्या है, सराउंडेड है बाय द लिक्विड या फिर अदर मॉलिक्यूल्स के द्वारा, क्योंकि यहाँ पर नीचे हमारा पूरा लिक्विड भरा हुआ है। तो ये क्या है, लिक्विड से सराउंडेड है ये जो मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर क्या होगा, इस लिक्विड के चारों तरफ हमारे अदर मॉलिक्यूल्स होंगे। इस तरीके से ये हमारे अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर ये इस तरीके से अलग अलग मॉलिक्यूल से ये घिरा हुआ है, ये जो मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर क्या होगा,
जब इसके कांटेक्ट में आएगा ये जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल की जो सरफेस है जब इस मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आएगी तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, ये जो फोर्स है वो किसके द्वारा बैलेंस हो जाएगा, इस मॉलिक्यूल के द्वारा कुछ फोर्स लगेगा तो उस फोर्स के द्वारा यहाँ पर ये बैलेंस हो जाएगा। तो इसी प्रकार से ये जो सारे मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या कर देते हैं, इसके अंदर जो फोर्स लग रहा है उसको बैलेंस कर देते हैं। तो यहाँ पर जब हमारा कोई भी मॉलिक्यूल एक लिक्विड सरफेस के नीचे रहता है, मतलब पूरा लिक्विड से सराउंडेड रहता है, तो वहां पर जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। रिजल्टेंट फोर्स वहां पे जीरो हो जाता है। रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन वहीं हम दूसरे मॉलिक्यूल की बात करते हैं, बी मॉलिक्यूल की। तो यहां पर बी मॉलिक्यूल में आपको दिख रहा होगा कि ये फ्री सरफेस को टच कर रहा है। यहां पर ये फ्री सरफेस को टच कर रहा है। ये जो सरफेस है यहाँ पर फ्री सरफेस है, तो ये फ्री सरफेस को टच कर रहा है। मतलब यहाँ पर जो मॉलिक्यूल होता, अगर ये लिक्विड से सराउंडेड रहता तो यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल होता वो इस फोर्स को क्या कर देता, बैलेंस कर देता। लेकिन ये जो बाकी के फोर्सेस हैं वो तो बैलेंस हो रहे हैं यहाँ पर जो सराउंडेड है मॉलिक्यूल से, लेकिन यहाँ पर जो फ्री सरफेस है वहां पर ये जो फोर्स है इसको हम बैलेंस नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर जो फोर्स है वो कौन सा एक्ट करेगा, यहाँ पर सरफेस टेंशन एक्ट करता है। ठीक है, मॉलिक्यूल का जो सेल्फ वेट होगा, जो मॉलिक्यूल का वेट होगा वो हमारा कहाँ लगेगा, नीचे की ओर लगेगा। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। जो वेट है मॉलिक्यूल का, वो जो वेट है वो हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पर अनबैलेंस्ड फोर्स हो जाता है। ठीक है, तो ये जो अनबैलेंस्ड फोर्स होता है उसी को हम क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन कहते हैं। आ रहा है समझ में? अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताएं। यहां पर ये जो फोर्स होगा वो हमारा क्या होगा, अनबैलेंस्ड फोर्स होगा। तो यहां पर जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, नेट रिजल्टेंट फोर्स, वो किस डायरेक्शन में होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, मॉलिक्यूल बी के केस में, मॉलिक्यूल बी, तो इस केस में जो नेट रिजल्टेंट फोर्स होगा, नेट रिजल्टेंट फोर्स will be in the downward direction, downward डायरेक्शन। इसी प्रकार से अगर हम इस फ्री सरफेस पर कोई दूसरा मॉलिक्यूल लेते हैं, यहाँ पर जैसे हमने ये सी मॉलिक्यूल लिया है तो वो भी फ्री सरफेस के पास में है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारा अनबैलेंस्ड फोर्स डेवलप होगा। ठीक है, वो किसके बराबर होगा, सरफेस टेंशन के बराबर होगा। तो वो जो अनबैलेंस्ड फोर्स है उसी को हम क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमारा जो सरफेस है फ्री सरफेस, उस फ्री सरफेस के ऊपर इस तरीके से सरफेस टेंशन एक्ट करता है, जो कैसा होता है, एक टेंसाइल फोर्स होता है। इसी को हम कहते हैं सरफेस टेंशन। ठीक है, तो सरफेस के ऊपर जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उनमें क्या होता है, एक डाउनवर्ड रिजल्टेंट फोर्स एक्ट करता है। ठीक है, तो ये जो रिजल्टेंट फोर्स होता है इसी के कारण क्या होता है, यहाँ पर एक लेयर बन जाती है, एक थिन लेयर बन जाती है, जो क्या कर सकती है, जो स्मॉल टेंसाइल फोर्स है उसको रजिस्ट कर सकती है। ठीक है, जिसके और इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो सरफेस टेंशन है उसी के कारण क्या होता है, जो इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट्स यहाँ पर वाटर के ऊपर तैर पाते हैं। जैसे आप लोगों ने मच्छर को देखा होगा, वो पानी के ऊपर तैर सकता है। तो वो क्या क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर एक थिन लेयर बन जाती है, जिसके कारण वो जो स्मॉल लग रहा है उस मच्छर के वेट का, तो वो उसको क्या कर लेता है, वियर कर लेता है, जो थिन लेयर है। ठीक है, और सरफेस टेंशन के कारण ही क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो वाटर की जो ड्रॉपलेट्स होती हैं उनका जो शेप है वो स्फेरिकल होता है। कहीं कहीं क्वेश्चन में पूछा भी जाता है कई बार कि जो वाटर की ड्रॉपलेट है उसका जो स्फेरिकल शेप होता है वो किसके कारण होता है, वो हमारा होता है सरफेस टेंशन के कारण। तो यहाँ पर अगर हम वाटर की जो ड्रॉपलेट है उसको लेते हैं
तो यहाँ पर क्या होता है, ये एयर के कांटेक्ट में आ रही है सपोज, तो यहाँ से बाहर से हमारा क्या लगेगा, सरफेस टेंशन फोर्स एक्ट करता है। ठीक है, और इनसाइड में क्या होती है, एयर होती है, तो उसका प्रेशर यहाँ पर एक्ट करता है। या फिर हम कोई भी वाटर बबल लें, जो ऐसे आप लोगों ने देखा होगा सोप बबल लेते हैं, तो सोप बबल के अंदर क्या होता है कि जैसे सभी लोगों ने देखा होगा, हम लोगों ने करके भी देखा है, वहाँ जब हम पानी के अंदर सोप मिलाते हैं और उसको फूंक मारकर बबल्स बनाते हैं, तो उसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा वहाँ पर अंदर हमारी क्या होती है, एयर होती है। अंदर में जो प्रेशर होता है, अगर ये जो प्रेशर है वो हमारा ज़्यादा हो जाता है किससे, आउटसाइड प्रेशर से, तो ये जो बबल है वो क्या हो जाता है, बस्ट हो जाता है, फूट जाता है। लेकिन जो सरफेस टेंशन फोर्स होता है वो हमारा कहाँ से लगता है, बाहर से लगता है, ऊपर से। तो सरफेस टेंशन फोर्स क्या करता है, इसके एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है, और यहाँ से अंदर से हमारा प्रेशर लगता है, तो वो क्या करता है, इसको मेंटेन करके रखता है, बबल के फॉर्म में उसको मेंटेन करके रखता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम समझें कि जो सरफेस टेंशन है वो एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण कोई भी लिक्विड क्या करता है, अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। इसको हम इस तरीके से भी डिफाइन करते हैं, सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज अ प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच ए लिक्विड टेंड्स टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया, अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। किसके कारण, सरफेस टेंशन के कारण। तो ये होता है हमारा सरफेस टेंशन। अगर हम सरफेस टेंशन निकालें किसी लिक्विड ड्रॉपलेट के लिए, तो यहां पर सरफेस टेंशन फॉर लिक्विड ड्रॉपलेट, तो लिक्विड ड्रॉपलेट में क्या होगा, यहां पर हमारी एक लिक्विड ड्रॉपलेट है, ये क्या करेगी, यहां पर इनसाइड में हमारा प्रेशर एक्ट करेगा, तो जो क्या करेगा, इसको डिवाइड करने की कोशिश करेगा, इसको पार्ट में डिवाइड करने की कोशिश करेगा, और बाहर से हमारे पे टेंशन फोर्स लगेगा। तो यहां पर देखिए, हम अगर इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो ये कैसे हो जाएगी, ये इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है, और यहां पर ये जो सरफेस है इसके ऊपर हमारा क्या लगेगा, सरफेस टेंशन लगेगा। ये जो सरफेस है, ये जो पेरीफेरी है, इसके ऊपर हमारा सरफेस टेंशन एक्ट करता है। ठीक है, और इसके इनसाइड में क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा, जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। यहाँ पर क्या लगेगा, हमारा प्रेशर लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो सरफेस टेंशन है वो किसके बराबर होगा, इस सरफेस टेंशन फोर्स किसके बराबर होगा, इस प्रेशर फोर्स के बराबर। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्या होगा, फॉर इक्विलिब्रियम एफ पी प्रेशर फोर्स इक्वल टू होगा एफ एस सरफेस टेंशन फोर्स के बराबर। तो यहाँ पर सरफेस टेंशन फोर्स क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन में लेंथ, और ये क्या है, सरफेस टेंशन फोर्स। तो यहाँ से सरफेस टेंशन फोर्स क्या हो जाएगा, एफ एस इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा इंटू में एल। ये एल क्या है, यहाँ पर पेरीमीटर है। ठीक है, ये क्या है, पेरीमीटर। ऐसे ही अगर हम इसके केस में देखें तो पेरीमीटर क्या हो जाएगी, यहाँ पर सिग्मा इंटू में पाई इंटू में डी, सिग्मा इंटू पाई इंटू डी। ऐसे ही हम प्रेशर फोर्स निकालेंगे, तो प्रेशर फोर्स क्या होगा, यहाँ पर प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन में एरिया। ठीक है, और फोर्स क्या होता है यहाँ पर, ये कौन सा हो जाएगा, प्रेशर फोर्स होगा। तो यहां से हम निकाल सकते हैं प्रेशर फोर्स इक्वल टू हो जाएगा प्रेशर इंटू में एरिया, और एरिया क्या होता है, P इंटू में पाई बाई 4 डी स्क्वायर। ये इसके लिए हो जाएगा क्योंकि स्फेरिकल शेप की होती है। तो यहां से हम लोग बैलेंस कर देंगे इसको, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा इंटू में पाई डी इक्वल टू हो जाएगा P इंटू में
π/4 d स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम प्रेशर निकालते हैं तो प्रेशर कितना निकलेगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और 4 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 सिग्मा अपॉन में डी, क्योंकि एक डी से एक डी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 4 सिग्मा अपॉन में डी। तो ये आता है किसके केस में, लिक्विड ड्रॉपलेट के केस में। अगर वहीं हम किसके केस में निकालें, सरफेस टेंशन फॉर सोप बबल या फिर हॉलो बबल, सोप बबल या फिर हॉलो बबल के केस में अगर निकालते हैं, सरफेस टेंशन फॉर सोप बबल, तो सोप बबल के केस में क्या हो जाता है, यहाँ पर जो सोप बबल है उसके अंदर भी एयर होती है और बाहर भी क्या होती है, एयर के कांटेक्ट में होता है। तो यहाँ पर दो कांटेक्ट सरफेसेस हो जाती हैं सोप बबल के केस में। तो यहाँ पर देखिए, अगर दो कांटेक्ट सरफेसेस होंगी यहाँ पर इन सोप बबल, देयर आर two contact surfaces, one inside and one outside। तो जो एयर है वो इनसाइड भी कांटेक्ट में रहती है, यहाँ पर ये सोप बबल है तो यहाँ पर भी एयर रहती है, इसके कारण प्रेशर लगता है, और इसके बाहर भी हमारी क्या होती है, एयर होती है सोप बबल के केस में। तो इसलिए यहाँ पर जो एफ पी इक्वल टू एफ एस होगा, उसमें क्या होगा, यहाँ पर प्रेशर फोर्स, प्रेशर इंटू में π/4 डी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ट्वाइस ऑफ सिग्मा इंटू में पाई इंटू में डी। ठीक है, तो यहां से अगर हम निकालते हैं, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक डी से एक डी कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से प्रेशर इक्वल टू कितना निकलेगा, प्रेशर निकलेगा 8 सिग्मा अपॉन में डी। तो ये होता है हमारा सरफेस टेंशन फॉर सोप बबल। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम लिक्विड जेट के लिए निकालते हैं सरफेस टेंशन, वो कितना आएगा, सरफेस टेंशन फॉर लिक्विड जेट, सरफेस टेंशन फॉर लिक्विड जेट। तो लिक्विड जेट के केस में क्या होगा, यहां पर अगर ये लिक्विड जो है, लिक्विड जेट एल लेंथ का है, लिक्विड जेट ऑफ लेंथ एल, लेंथ एल एंड डायमीटर डी, डाया डी। तो यहां पर इस तरीके से हमारा कोई लिक्विड जेट है, जिसकी लेंथ एल है और डायमीटर डी है। तो इसके अंदर क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा, जो इसको क्या करेगा, दो पार्ट में तोड़ने की कोशिश करेगा, और ऊपर से हमारा क्या लगेगा, सरफेस टेंशन। तो यहाँ पर अगर हम इसको दो पार्ट्स में करते हैं तो ये कैसा बनेगा, ये इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए ये जो सरफेस है यहाँ पर हमारा लगेगा सरफेस टेंशन, ये जो सरफेस है इसके ऊपर लगेगा सरफेस टेंशन। ये क्या हो जाएगा, सिग्मा। ठीक है, और इसके अपोजिट यहाँ पर क्या लगेगा, इसकी जो इनसाइड सरफेस है वहां पर लगेगा प्रेशर P। तो यहाँ पर ये जो जेट है वो कैसा है, सेमी जेट है।
तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो प्रेशर फोर्स होगा एफ पी इक्वल टू होगा प्रेशर इनटू में एरिया। तो यहाँ पर एरिया ऑफ द सेमी जेट, एरिया ऑफ सेमी जेट। तो यहाँ पर प्रेशर इनटू में क्या हो जाएगा, एरिया सेमी जेट का कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसकी जो लेंथ है वो एल है, ये जो लेंथ है वो कितनी है एल, और ये जो डायमीटर है वो कितनी है डी है। तो यहाँ से एरिया ऑफ द सेमी जेट कितना हो जाएगा एल इंटू में डी। ठीक है, ऐसे ही अगर हम सरफेस टेंशन फोर्स निकालते हैं तो एफ एस इक्वल टू कितना होगा, वो लग रहा है हमारा इसके ऊपर, ये जो लेंथ है और उसके ऊपर। तो यहाँ पर क्या होगा, इधर से एल ये लेंथ हो गई और एल ये, तो 2L इंटू में सिग्मा। तो यहाँ पर सिग्मा इंटू में क्या हो जाएगा, क्योंकि ये वाली लेंथ है इसके ऊपर लग रहा है, ये वाली लेंथ है इसके ऊपर लग रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2L। तो अब इनको दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर P इंटू में L इंटू में D इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा इंटू में 2L। तो L से L कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा क्या, प्रेशर इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी हमारी 2 सिग्मा अपॉन में D। तो ये जो सरफेस टेंशन है वो हमारा निकला है किसके लिए, फॉर लिक्विड जेट। ठीक है, तो ये होता है सरफेस टेंशन। इसके ऊपर न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कैपिलैरिटी। तो कैपिलैरिटी क्या होती है, कैपिलैरिटी को हम डिफाइन किस तरीके से करते हैं, देखिए यहाँ पर capillarity is defined as the phenomena of rise or fall of the liquid surface in a small tube relative to the adjacent general level of liquid when tube is held vertically in the liquid। तो जब हम किसी भी लिक्विड के अंदर किसी स्मॉल ट्यूब को डिप करते हैं तो उसके अंदर जो लिक्विड है वो क्या करता है, राइज करता है या फिर फॉल करता है। ठीक है, तो उस फिनोमिना को ही हम क्या कहते हैं, कैपिलैरिटी कहते हैं। ये जो फिनोमिना है वो नेचुरली होता है। जैसे अगर हम यहाँ पर कोई कंटेनर लेते हैं, जैसे यहाँ पर दिख रहा है आपको, तो और इसके अंदर क्या है, लिक्विड फिल है, लिक्विड भरा हुआ है, और यहाँ पर हम अगर कोई स्मॉल डायमीटर की ट्यूब इसके अंदर लगाते हैं तो क्या होगा, इसके अंदर ये जो लिक्विड है वो ऊपर की ओर चढ़ना स्टार्ट करता है, ऊपर की ओर राइज करना स्टार्ट करता है। लेकिन ये जो केस है वो किसके केस में होता है, वाटर के केस में। अगर हम वाटर ले रहे हैं तो यहाँ पर जो लिक्विड है वो हमारा ऊपर की ओर राइज करेगा, लेकिन ये जो लिक्विड है वो कब तक राइज करेगा, जब तक कि यहाँ पर जो लिक्विड राइज हो रहा है वो किसको बैलेंस करेगी, जो सरफेस टेंशन है उसको। क्योंकि यहाँ पर जो लिक्विड है वो हमारा मेनली किसके कारण राइज करता है, इस सरफेस टेंशन के कारण। क्योंकि यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा, ये जो सरफेस टेंशन है वो हमारा इसके ऊपर एक्ट करता है, तो इसके कारण ये जो लिक्विड है वो हमारा ऊपर की ओर मूव करता है, मतलब ऊपर की ओर राइज करना स्टार्ट करता है। तो ये कब तक राइज करता रहेगा, जब तक राइज करता रहेगा जब तक कि ये जो मान लो h हाइट तक हमारा लिक्विड राइज किया, और ये जो h हाइट का जो लिक्विड है उस लिक्विड का जो वेट है वो हमारा नीचे की ओर एक्ट करता है। तो ये जो वेट है वो हमारा इस सरफेस टेंशन फोर्स को क्या कर देता है, इक्वेट नहीं कर देता है, मतलब बराबर नहीं हो जाता है, तब तक ये जो लिक्विड है वो ऊपर की ओर राइज करता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीजें समझने की हैं, एक जो सरफेस टेंशन फोर्स है उसके कारण हमारा ये लिक्विड है वो ऊपर की ओर राइज कर रहा है। ठीक है, अगर मरकरी का केस लेते हैं तो मरकरी के केस में क्या होता है, ये जो लिक्विड है वो हमारा डिप्रेशन में जाता है, मतलब यहाँ पर लिक्विड हमारा क्या करेगा, फॉल करेगा। जैसे अगर हम लिक्विड क्या ले रहे हैं, मरकरी ले रहे हैं, और उसके अंदर हम एक स्मॉल डायमीटर की ट्यूब इंसर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो लिक्विड है वो तरीके से फॉल करेगा, मतलब ये जो लिक्विड है वो ऊपर की ओर नहीं चढ़ता है। वो हम देखेंगे अभी क्यों नहीं चढ़ता है, लेकिन अभी के लिए इतना ही समझिए कि यहाँ पर अगर हम वाटर लेते हैं तो वाटर के केस में ये जो लिक्विड है वो हमारा ऊपर की ओर राइज करता है, लेकिन मरकरी के केस में हमारा नीचे की ओर फॉल करता है। ठीक है,
तो यहाँ पर ये जो राइज और फॉल हो रहा है लिक्विड का, उसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, कैपिलैरिटी कहते हैं। और इसका जो रियल लाइफ में एग्जांपल है वो आप लोगों ने देखा होगा, जब हम मटके के अंदर पानी रखते हैं तो उसके अंदर स्मॉल स्मॉल डायमीटर की जो ट्यूब्स बन जाती हैं, तो उन ट्यूब्स से होता हुआ पानी हमारा क्या होता है, ऊपर की ओर आता है। ठीक है, वो किसके कारण आ रहा है, यहाँ पर हमारा सरफेस टेंशन एक्ट करता है। सरफेस टेंशन एक्ट करता है जिसके कारण जो लिक्विड है वो ऊपर की ओर चढ़ने लगता है। ठीक है, तो ये होती है कैपिलैरिटी। अब इसके अंदर जो राइज और फॉल हो रहा है वो किस तरीके से होता है वो हम देखते हैं यहाँ पर। तो ये जो राइज और फॉल होता है लिक्विड का, वो कब होता है और कैसे होता है। अगर हम यहाँ पर जो ट्यूब ले रहे हैं स्मॉल डायमीटर की, और जो लिक्विड है वो वाटर ले रहे हैं, तो यहाँ पर जो लिक्विड है वो हमारा ऊपर की ओर राइज करेगा। सपोज ये h हाइट से हमारा राइज किया, तो यहाँ पर देखिए ये जो h हाइट से राइज कर रहा है वो कब राइज करेगा। दो टर्म आप लोगों ने सुनी होंगी, एक होती है एडिशन और एक होती है कोहेजन। इससे पहले वाले लेक्चर में भी हम समझ चुके हैं इनके बारे में, एडिशन एंड कोहेजन। तो एडिशन फोर्स क्या होता है, ये होता है डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में, डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स। और कोहेजन फोर्स होता है सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में। ठीक है, सिमिलर मॉलिक्यूल्स। एंड दिस फोर्स इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर अगर हम वाटर ले रहे हैं तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, अगर वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा ज्यादा है, मीन्स फोर्स ऑफ कोहेजन इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ एडिशन, तो इसका मतलब क्या है, इस कंडीशन में हमारा कैपिलरी फॉल होगा, कैपिलरी फॉल होगा। क्योंकि कोहेजन फोर्स ज्यादा है तो मतलब क्या है, जो मॉलिक्यूल्स है वो आपस में ज्यादा अच्छी तरीके से जुड़े रहेंगे। मींस ये जो मॉलिक्यूल है वो ऊपर की ओर नहीं चढ़ेंगे, मतलब जो ग्लास की ट्यूब है उसको वेट नहीं करेंगे, तो इसलिए ये क्या है, इस तरीके से रहेंगे, ऊपर की ओर लिक्विड हमारा नहीं जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या होगा, केवल कैपिलरी फॉल होगा। जब हमारा फोर्स ऑफ एडिशन ज्यादा हो जाता है, जब फोर्स ऑफ एडिशन इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ कोहेजन, जब फोर्स ऑफ कोहेजन से ज्यादा हो जाता है फोर्स ऑफ एडिशन, तो इस केस में क्या होता है, कैपिलरी राइज, कैपिलरी राइज। क्यों होता है, क्योंकि जो फोर्स ऑफ एडिशन होता है वो किसके बीच में होता है, इस ग्लास ट्यूब के मॉलिक्यूल्स, ये ग्लास ट्यूब है सपोज, ग्लास ट्यूब के मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पर अगर वाटर है तो इस वाटर के मॉलिक्यूल्स बीच में होगा, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो हमारा एडिशन फोर्स होगा। तो यहाँ पर एडिशन फोर्स ज़्यादा है तो इसके कारण क्या होगा, ये जो लिक्विड है वो हमारा क्या है, इस ग्लास की सरफेस के साथ चिपकेगा, मतलब चिपकने की जो टेंडेंसी है वो एडिशन फोर्स के कारण होती है। क्योंकि एडिशन फोर्स ज़्यादा हो जाएगा तो ये जो लिक्विड है वो हमारा ऊपर की ओर ज़्यादा राइज करेगा। ठीक है, तो ये मेनली किसके कारण होता है, यहाँ पर कैपिलरी राइज। जब हमारा फोर्स ऑफ एडिशन ज़्यादा होगा तो कैपिलरी राइज होगा, और जब फोर्स ऑफ एडिशन कम होगा तो कैपिलरी फॉल होगा। ठीक है, यहाँ पर कैपिलरी फॉल कब होगा, जब फोर्स ऑफ कोहेजन हमारा ज़्यादा हो जाएगा। अगर हम कैपिलरी राइज निकालते हैं किसी ट्यूब के अंदर तो वो कितना निकलेगा, उसका डेरिवेशन देखते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर कैपिलरी राइज के बारे में ही पूछा जाता है, कैपिलरी फॉल बहुत कम पूछा जाता है, और दोनों का जो डेरिवेशन है वो भी सेम ही है। तो हम लोग कैपिलरी राइज का जो डेरिवेशन है वो देखेंगे यहाँ पर।
ये जो स्मॉल ट्यूब है वो हम लोगों ने वाटर के अंदर डिप की, तो यहाँ पर जो लिक्विड है वो हमारा ऊपर की ओर राइज कर रहा है, और सपोज ये जो लिक्विड है वो h हाइट से राइज किया है। ठीक है, तो ये मेनली किसके कारण होता है? सरफेस टेंशन के कारण। तो यहाँ पर ये सरफेस टेंशन एक्ट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है, कुछ एंगल बनाएगा यहाँ पर थीटा। तो अगर हम इसको इस तरीके से बना लेते हैं, यहाँ पर ये सिग्मा और यहाँ पर एंगल थीटा। तो इस एंगल थीटा के साथ में अगर हम कंपोनेंट करें इसके, तो ये ऊपर की ओर क्या है हुआ, ये यहाँ पर होगा सिग्मा कॉस थीटा, और यहाँ पर क्या होगा, सिग्मा साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सिग्मा कॉस थीटा है वो किसको बैलेंस करेगा? जितना लिक्विड इसके अंदर राइज किया है उसके वेट के बराबर। ठीक है, तो वेट कितना होगा? वेट हमारा नीचे की ओर एक्ट करेगा W। तो वेट क्या हो जाएगा इसका? वेट ऑफ द लिक्विड वो किसके बराबर होगा? वेट ऑफ द लिक्विड हो जाएगा हमारा स्पेसिफिक वेट इनटू में वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। तो स्पेसिफिक वेट क्या होता है? स्पेसिफिक वेट होता है हमारा डेंसिटी इनटू में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, या फिर इसी को हम लिखते हैं स्मॉल w से। तो स्मॉल w लिख देते हैं और इनटू में वॉल्यूम। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो सरफेस टेंशन के कारण जो फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा? वेट ऑफ द लिक्विड के। तो सरफेस टेंशन फोर्स इक्वल टू हो जाएगा वेट ऑफ द लिक्विड, वेट ऑफ द लिक्विड राइज इन द ट्यूब, इन द कैपिलरी ट्यूब। तो Fs किसके बराबर होगा? यहाँ पर जो सरफेस टेंशन फोर्स है वो हमारा कितना है? सिग्मा कॉस थीटा इनटू में ये किसके ऊपर लगता है? पेरीमीटर के ऊपर। तो पाई इनटू में d इक्वल टू होगा ये स्पेसिफिक वेट इनटू में वॉल्यूम को हम किस तरीके से लिखेंगे? एरिया इनटू में लेंथ। तो ये हो जाएगा π/4 d स्क्वायर इनटू में हाइट कितनी है हमारी? h। तो यहां से हम निकालेंगे d से d कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा क्या? सिग्मा कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल w/4 इंटू में d इंटू में h। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम h की वैल्यू निकालें तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ से 4 इधर चला जाएगा, 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन में ये w नीचे आ जाएगा, w इंटू में d, या फिर इसी को हम लिखते हैं h इक्वल टू 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन में स्मॉल w किसके बराबर है? रो जी के बराबर है, तो रो जी इंटू में d। तो ये होता है कैपिलरी राइज। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, क्योंकि मैं इसी प्रकार के एजुकेशन वीडियोस डालते रहता हूं अपने चैनल पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए मैक लर्निंग पॉइंट।